और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के काफिले में हादसा हुआ है। मलाड के पास पृथ्वीराज चव्हाण का जो काफिला था वो आगे गुजर रहा था कि तभी एक गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। हालांकि मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित है। हादसे में सीएम को कोई चोट नहीं आई है। ये वही काफिले में चल रही गाड़ियां थी और ये एक गाड़ी है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसका आगे का जो बोनट है वो थोड़ा सा उठ गया है और एक शख्स बताया जा रहा है जो जख्मी है। उमेश कुमावत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां जो हैं आगे से टूट गई हैं। अभी क्या तस्वीर है? देख, उस वक्त जब ये हादसा हुआ है ज्योति, तब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस सफारी गाड़ी में बैठे हुए थे सामने की तरफ। ये मलाड के पास, मलाड और कांदिवली के बीच में ये हादसा हुआ है और सामने एक गाड़ी जा रही थी जिसने ब्रेक किया किसी वजह से। इसकी वजह से एक इर्टिगा थी MH03 BJ 334। इर्टिगा उस गाड़ी पर टकरा गई और इसी गाड़ी के पीछे सीएम का काफिला था। तो सीएम की जो गाड़ी की पायलट कार होती है, वो पायलट कार जो है जिप्सी, मारुति जिप्सी, वो उस इर्टिगा पर टकराई और उसके बाद उसके पीछे सीएम की गाड़ी थी M01 AV 999। ये गाड़ी जाकर टकराई पायलट की कार से। तो इसमें मुख्यमंत्री बाल बाल बचे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री काफी डर गए थे इस हादसे की वजह से और वहां पर कांप रहे थे। उनकी गाड़ी के सामने जो पायलट की कार थी, उस कार में API देसाई ऑफिसर थे, वो इसमें जख्मी हुए हैं और उनको कांदिवली के ही सूचक अस्पताल में भर्ती जो है दाखिल किया गया है इलाज के लिए। और ये मामला दर्ज किया गया है समता नगर पुलिस स्टेशन जो है कांदिवली, वहां पे। तो इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री के लिए एक दूसरी जो गाड़ी थी, काफिले की ही गाड़ी, उसमें मुख्यमंत्री बैठे और आगे मीरा रोड की तरफ चल गए। वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं। जो उनकी पायलट कार का ड्राइवर था वो इसमें जख्मी हुआ है। तो ये हादसा करीब 8 बजे के आसपास का है और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आगे के लिए निकल गए थे जी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पायलट कार में बैठा जो शख्स थे उन्हें चोट पहुंची है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 8 बजे के आसपास का ये हादसा, तस्वीरें आपके साथ। पाकिस्तान के मशहूर टीवी न्यूज चैनल जियो न्यूज के संपादक गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। कराची में उनकी कार पर बाइक सवार अज्ञात लोगों ने हमला किया। जियो टीवी की ओर से जारी ये तस्वीर गोली लगने के बाद की है। शनिवार शाम हामिद मीर पर जानलेवा हमला उस वक्त हुआ जब वो एयरपोर्ट से अपने दफ्तर आ रहे थे। एक फ्लाईओवर के नीचे टर्न पर कार धीमी होने पर उन पर 3 से 4 राउंड गोलियां दागी गई। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उसके बाद भी काफी दूर तक कार का पीछा किया और गोलियां दागी। हामिद मीर को पैर, जांघ और पेट में गोली लगी है और वो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान में पत्रकार लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं और इस हमले से वहां पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल फिर से खड़ा हो गया है। हामिद मीर पर हमला किसने और क्यों किया है, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें लगातार कट्टरपंथियों की धमकियां मिलती रही हैं। हमले के बाद हामिद मीर के भाई ने ISI पर भी शक जताया है। हामिद लगातार तालिबान के निशाने पर रहे हैं। अपने चैनल पर कट्टरपंथियों की लगातार आलोचना के चलते उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। 1.5 साल पहले भी हामिद की कार में विस्फोटक लगाकर उन्हें उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसे वक्त रहते ड्राइवर की सूझबूझ से पुलिस ने नाकाम कर दिया था। इसी बीच जियो न्यूज से बात करते हुए हामिद के भाई आमिर मीर ने कहा कि हामिद ने उन्हें बताया था कि ISI उनकी हत्या करवा सकती है। जो अहम तरीन बात उन्होंने मुझे बताई और ये कहा कि अगर कभी मुझ पर कोई हमला हो, मुझे लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम जो ISI के DG हैं, उनकी तरफ से खतरात हैं। कराची पुलिस अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं कर पाई है और हमले की वजह बता पाने में भी नाकाम रही है। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि उनका समर्थन बीजेपी को नहीं, सिर्फ मोदी के लिए है। एबीपी न्यूज के खास शो घोषणा पत्र में राज ठाकरे ने ये ऐलान किया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया है, ना राजनाथ सिंह को किया है, ना बीजेपी को किया है, ना और किसी को किया है। राजनाथ सिंह को अगर बोलना ही था तो जब मैंने कहा था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए, तब क्यों नहीं कहा कि हमारी पार्टी के बीच में मत आना। घोषणा पत्र में राज के सामने उद्धव से झगड़े का सवाल भी उठा, लेकिन राज ने कहा कि ये निजी मसला है और वो इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये पारिवारिक चीज है।
जिसको मुझे नहीं लगता कि जिसके लिए आपको कोई नेशनल कैनवास की जरूरत है और लोगों को दिखाना है, देखो भाई कैसे झगड़े चल रहे हैं, वो मैं और उद्धव देख लेंगे। राज ने कहा कि वो मोदी का समर्थन उनके कामों के आधार पर कर रहे हैं। राज ठाकरे ने यह भी साफ किया कि वो फिलहाल किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रहे। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने कारगिल वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़े। गौरतलब है कि आजम खान ने एक चुनावी रैली में कहा था कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाले जवान हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी सजा सही हो सकती है, लेकिन जब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं और ये प्रमाण मैं दिखा रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्नल अजीत ने कहा है। मैंने आपको सीडी दिखाई है, आपको मैं सीडी दे सकता हूं। 40 मिनट की जो फिल्म दिखाई गई थी एक बड़े चैनल पर, और मैं उस टुकड़ी का नाम भी बता रहा हूं, और वो मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, वो नाम अखबारों का और खुद फौज का दिया हुआ नाम है। फौज के नामों पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। हमारा शिकवा तो सिर्फ इतना है कि हमारा लहू सरहदों का और मुल्क की हिफाजत के लिए अगर बहे तो कहीं उसका जिक्र होना चाहिए। आजम खान के इसी बयान को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने पिछले दिनों उनकी रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि प्रियंका गांधी बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनके लिए अभी पार्टी में किसी पद की कोई जरूरत नहीं दिख रही है। Priyanka is campaigning actively in 2 constituencies, and I'm told she's making a very positive impact there. But that is not tantamount to more than that. And she herself has said that she's not aspiring to more of that. And look, there are no vacancies at the moment. We have a president, we have a vice president. Let them do their job, and they're doing it well. प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की नई अटकलों के बीच दिए बयान में थरूर ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी में प्रियंका के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका के प्रचार का सकारात्मक असर पड़ रहा है। आपको बता दें, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री भी हैं। शशि थरूर के इस नए बयान से कांग्रेस में विवाद खड़ा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अमेठी में राहुल गांधी के लिए वोट मांगे। सोनिया ने अमेठी के लोगों से भावनात्मक रूप से अपील की। सोनिया गांधी ने अमेठी के लोगों से कहा कि इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना बेटा दिया था और आज वो अपना बेटा दे रही हैं। जब इंदिरा जी राजीव जी के साथ आपके बीच आई थी और आपसे कहा था कि मैं अपना ये बेटा भी आपको दे रही हूँ, मैंने भी उसी परंपरा को निभाते हुए 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। राहुल ने आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है और मुझे बेहद खुशी है कि अमेठी परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने राहुल के कंधों पर डाली उसे वो निभा रहे हैं। अमेठी में इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के मैदान में उतरने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। अमेठी में कुमार विश्वास और गांधी परिवार के बीच की लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। अमेठी में कुमार विश्वास ने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कुमार विश्वास का कहना है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी के सामने उन्हें मारने की धमकी दी। हालांकि प्रियंका ने कार्यकर्ता को ऐसा बोलने से मना किया था, लेकिन कुमार विश्वास ने इसे मुद्दा बना दिया। एफआईआर करने पर अड़ गए। काफी मशक्कत के बाद कल कांग्रेस कार्यकर्ता पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन हंगामा करने पर कुमार विश्वास पर भी केस दर्ज हुआ है। अकेले उस विनोद मिश्रा के नाम एफआईआर करके इनकी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नाम लिख दे। ऐसी दयनीय यहाँ पर प्रशासन है। ये जो मिली भगत है कांग्रेस की यहाँ की सरकार के साथ, इससे पता चल रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी को हार का डर कितनी बुरी तरह सता रहा है। गौरीगंज थाने में दर्ज की गई इस एफआईआर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम नहीं है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अलग अलग रैलियों में राहुल और सोनिया गांधी पर जमकर जुबानी हमले किए। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार और असम में रैली की। बिहार के कटिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि माँ बेटे देश में आरएसवीपी मॉडल चला रहे हैं। माँ बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है
और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते। ये आरएसवीपी मॉडल है, आरएसवीपी। आर राहुल, एस सोनिया, पी बड्रा, पी प्रियंका। वहीं असम के नौगांव में मोदी ने दिल्ली के चर्चित तंदूर कांड की याद दिलाते हुए सवाल पूछा कि जब कांग्रेस के लोग ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो देश की महिलाओं की सुरक्षा का दावा कैसे कर सकते हैं। शनिवार को नागौन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रैली की। बिहार के सुपौल में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने पटना धमाके में मारे गए भरत रजक की पत्नी को भी सम्मानित किया। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को वाराणसी से अपना पर्चा भरेंगे। 24 अप्रैल वाराणसी में नामांकन का आखिरी दिन है और यहां 12 मई को वोट डाले जाने हैं। मोदी के करीबी और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी अमित शाह ने आरोप लगाया है कि वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय पर लगे आरोपों की जांच हो। कुछ दिन पहले एक चैनल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि वाराणसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजय राय का नाम AK-47 राइफलों के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इस पर तत्काल जांच की घोषणा करनी चाहिए। वाराणसी में मोदी का मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बाहुबली उम्मीदवार अजय राय से है। अरविंद केजरीवाल वाराणसी की गलियों में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कुछ बड़ी सभाएं भी की थी जहां पर मोदी समर्थकों ने हंगामा किया था। लिहाजा अब जो है उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर उनका कहना है कि उनका वोट है। फिलहाल ये बुनकर बस्ती में पहुंचे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका जो है साफ तौर पर माना जाता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम भी मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल उनके घरों तक पहुंचे हैं, दुकानों तक पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको जो सपोर्ट किया जाए। हालांकि इस बीच में जो है जब से 3 दिन से अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं तो उनको कई जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की अब कोशिश ये है कि अलग अलग जगहों पर पहुंच करके, लोगों के घरों में पहुंच करके, उनकी दुकानों पर पहुंच करके, इलाके में पहुंच करके लोगों से अपील की जाए कि उनको सपोर्ट किया जाए। बनारस में अरविंद केजरीवाल के मोदी समर्थकों के विरोध के बाद उनका ठिकाना बदल गया है और ये नया ठिकाना है बनारस के शिवाजी नगर कॉलोनी में अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना। पहले अरविंद केजरीवाल संकट मोचन मंदिर के महंत के जो परिवार के लोग हैं उनका जो प्रेमाइसेस है वहां पर रुके हुए थे। लेकिन अब जबकि बनारस में अरविंद केजरीवाल जहां भी जा रहे थे मोदी समर्थकों का विरोध हो रहा था, जिसके चलते महंत जी पर ये दबाव था कि यहाँ उनके घर से, उनके प्रेमाइसेस से कोई पॉलिटिकल कार्यवाहियां ना हो, जिसके चलते कहीं न कहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये इशारा किया कि वो अगर कोई नया ठिकाना तलाश लें तो बेहतर होगा। मोदी भले ही आखिरी दिन यानी 24 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौरसिया ने वाराणसी सीट से आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। ये है कैलाश चौरसिया। माथे पर चंदन का लेप लगाए कैलाश चौरसिया ने पर्चा भरने से पहले आज वाराणसी के मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। जाहिर है वाराणसी की सीट देश की सबसे प्रतिष्ठित सीट बन गई है, जिससे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मोदी का मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल और अजय राय के साथ ही है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार खुद को कम नहीं समझता। तो चौरसिया जी भी भगवान का आशीर्वाद ले मैदान में कूद पड़े हैं। वाराणसी सीट से मुकाबला दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। आज यहां से एक किन्नर उम्मीदवार ने भी पर्चा भरा। सुप्रीम कोर्ट से तीसरे लिंग का दर्जा मिलने के बाद आज पहली बार किसी किन्नर ने पर्चा भरा। देश की सबसे प्रतिष्ठित सीट वाराणसी से पर्चा भरने वाली कमला ने भी पहले मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए। खुशी है कि हमको तीसरा नहीं, हमको पहला नंबर दिया सरकार ने। ये एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और मैं तो पहले से भी कहता आया हूँ कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी ये कहा था कि कलयुग में हमारे किन्नर राज करेंगे और आज वो दिन आ गया है। हम तो ये जनता से कहेंगे कि भगवान करे ये जीते और जनता इनको समर्थ दे, इनको जितावे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने उनके पास दूत भेजे थे। ठीक चुनाव के दौरान आए गिलानी के इस बयान से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। गिलानी के दावे के मुताबिक 22 मार्च को 2 कश्मीरी पंडित मोदी के दूत बनकर उनसे मिले थे। गिलानी के मुताबिक दूत ने कहा कि मोदी कश्मीर मसले का हल निकालना चाहते हैं। 22 मार्च को मेरे पास भी नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 कश्मीरी पंडित भाई आ गए। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी
क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। RSS की वो जो उनकी आइडियोलॉजी है, और फिर वो बीजेपी का एक लीडर है, और उस हैसियत से भी वो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में हकीकत पसंदाना पॉलिसी तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो। हालांकि गिलानी का दावा है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को खूब खरी खोटी सुना दी, क्योंकि उन्हें मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। गिलानी के दावे को बीजेपी ने बेबुनियाद बताते हुए पूछा है कि गिलानी ये बताएं कि उनसे कौन लोग दूध के तौर पर मिलने आए थे। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गिलानी का ये दावा बेबुनियाद, झूठा, प्रायोजित और एक प्रकार से पूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसित है। बीजेपी की ओर से हम पूरे जिम्मेवारी के साथ ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी समय गिलानी से नहीं मिला है और उनका यह दावा बिल्कुल झूठा है। सैयद अली शाह गिलानी के दावे से जहां बीजेपी दबाव में आ गई है, वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये सही है तो चौंकाने वाली बात है। बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर वो क्या बात करना चाहते थे। ये बहुत सेंसिटिव बात है कि अगर गिलानी साहब ने ये बात कही है कि 2 लोग जाकर के मोदी के बिहाफ पर उनसे मिले हैं, तो मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि कश्मीर के मामले में उनकी क्या दिलचस्पी है। उनसे कांटेक्ट करना ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाली बात है कि मोदी कश्मीर में जो अलहदगी पसंदगी की तहरीक चला रहे हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, उनके साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ है मधु किशोर, जिन्होंने भी एक ट्वीट करके कहा है कि इनके और राम जेठमलानी के जो मिलने की बात गिलानी से है, वह भी बात पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। मधु जी, आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये पूरा विवाद है, आपने खुद साफ किया है कि आप मिली नहीं है गिलानी से, मोदी के दूत के तौर पर भी नहीं, क्या मसला लगता है आपको? देखिए, गिलानी ग्रुप के जो उनके शुरा के मेंबर्स हैं, उनमें से कईयों से मेरा रेगुलर मिलना होता है, पर कोई भी ऐसी बात दूर दराज की भी नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी की तरफ से हम कोई उनके पास पीस प्रपोजल लेके जाएं या कुछ एक्सप्लोर करें। वो उनमें से लोग क्या सोचते हैं वो मुझे जानकारी है, पर ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि ये जो मिस्चिफ है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा की है। जिन सैयद अली शाह गिलानी के बयान पर यह हंगामा खड़ा हुआ है, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं और इनकी गिनती जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के तौर पर होती है। 85 साल के सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर के सोपोर से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने तहरीक हुर्रियत नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। अलगाववादी नेता के तौर पर लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की अपील कर चुके हैं। हुर्रियत के अन्य नेताओं की तरह गिलानी भी कश्मीर समस्या के हल के लिए तीसरे देश की मध्यस्थता की वकालत कर रहे हैं। कश्मीर पर बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति की देन है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समान विकास के पक्ष पर जोर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि कश्मीरी पंडितों को पूरे सम्मान सुरक्षा के साथ पूर्वजों की धरती यानी कश्मीर में उनकी वापसी को उच्च प्राथमिकता बताया है। बीजेपी ने पीओके से आए लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 को खत्म करने और इससे जुड़े सभी पक्षों से बात करने का वादा किया है। साथ ही घाटी में विकास के लिए जरूरी कदम उठाने का भी बीजेपी ने वादा किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन रेप के मामले में पश्चिम बंगाल देश में पहले नंबर पर आता जा रहा है। राहुल गांधी ने ममता सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शारदा स्कैम में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। 20 लाख लोगों का नुकसान हुआ है। सेबी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि भैया कार्रवाई लीजिए, और यहाँ की जो सरकार है, ममता जी की सरकार है, जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहलाती है,
वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। राहुल गांधी ने ममता सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शारदा स्कैम में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच ठन गई है। कल चुनाव आयोग ने वोट न देने पर शिक्षा मित्रों को धमकाने पर मुलायम सिंह यादव को नोटिस जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी पहले से इस बात से नाराज थी क्योंकि आयोग ने अमित शाह से पाबंदी हटा ली है, लेकिन आजम खान से पाबंदी नहीं हटाई गई है। जाहिर है कि आयोग की नई नोटिस ने मुलायम सिंह के गुस्से की आग पर घी का काम किया है। दरअसल मुलायम ने कथित तौर पर बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित करते हुए शिक्षा मित्रों को धमकी दी थी कि वो एसपी को वोट करें, नहीं तो उन्हें फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों का यहाँ का सवाल है, शिक्षा मित्रों को गद्दिया है, 1 लाख कहते हैं ज्यादा। अब गद्दिया फिर के बाद वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम फिर टक्कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आजम खान अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की शिकायत करने जा रहे हैं। आजम चुनाव आयोग से माफी मांगने को तैयार नहीं है। आपराधिक मानहानि के मुकदमे में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता शाजिया इल्मी, मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण पर 2,500 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के अदालत में पेश न होने पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई के दौरान भी अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लिहाजा वो आज की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ये मामला कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की मानहानि से जुड़ा हुआ है। अमित सिब्बल ने आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। इन चारों ही नेताओं ने अमित सिब्बल के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि अमित सिब्बल ने अपने पिता कपिल सिब्बल की मदद से वोडाफोन कंपनी को फायदा पहुंचाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी, जब अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं को अदालत में पेश होना होगा। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? अमृतसर पुलिस ने गाड़ी से 75 लाख रुपये बरामद किए हैं। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये पैसे किसके थे और किसके लिए ले जाए जा रहे थे। अमृतसर के नावल्टी चौक के नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 75 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को रोककर जब इसकी चेकिंग की गई तो इसमें 75 लाख रुपये मिले। पुलिस ने रुपए कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी में मौजूद लोगों का कहना है कि यह पैसा शराब के ठेकेदार का है। पुलिस का कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक रुपयों को कब्जे में रखा जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैंगलोर ने IPL 7 में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बैंगलोर ने मुंबई को 7 विकेट से हराया। ये मुंबई की लगातार दूसरी हार है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन का मामूली स्कोर बनाया। उसकी बल्लेबाजी बुरी तरह से फेल रही। ना रोहित शर्मा चले, ना कोरी एंडरसन और ना ही कैरॉन पोलार्ड। जवाब में बैंगलोर की शुरुआत भी खराब रही। 17 रन पर उसके 3 विकेट गिर गए। युवराज और विराट कोहली 0 पर आउट हो गए। इसके बाद पार्थिव पटेल और AB डिविलियर्स ने पारी को संभाला और जीत दिलाकर ही लौटे। बैंगलोर की तरफ से पार्थिव पटेल ने नाबाद अर्धशतक लगाया। वहीं डिविलियर्स ने नाबाद 45 रन की पारी खेली। IPL 7 के छठे मुकाबले में दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हरा दिया। बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ दिल्ली और कोलकाता के बीच। दिल्ली ने ये जीत 3 गेंद रहते हासिल कर ली। आज कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला गलत साबित हुआ कोलकाता के लिए। दिल्ली ने ये जो जीत हासिल की इसमें अहम योगदान जुबिनी का और कार्तिक का रहा। दोनों ने अर्धशतक बनाए। और अब नजर डालते हैं अंक तालिका पर। बैंगलोर ने अब तक 2 मैच खेले हैं, दोनों में जीत। 4 अंक के साथ बैंगलोर नंबर 1 पर, कोलकाता नंबर 2 पर 2 मैच खेले हैं। 1 में जीत हासिल हुई, 1 में हार, 2 अंक। पंजाब की टीम तीसरे नंबर पर, राजस्थान चौथे नंबर पर। वहीं दिल्ली की टीम ने आज मुकाबला जीता है। इसी के साथ 2 पॉइंट्स दिल्ली की टीम 5वें नंबर पर। 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ABP न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।